गुड मॉर्निंग। बिलियन चैप्टर के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपसामान्य आणविक द्रव्यमान एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या अपसामान्य आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। साथ ही साथ इस पर आंकिक प्रश्न बनाने के लिए भी सीखेंगे कि कैसे करके इस पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस किया जाए अपसामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में कि अपसामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है। विलयन का अनुशंख गुणधर्म, ये सभी अनुशंख गुणधर्म है: प्रासरणी दाब, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यानी विलयन का अनुशंख गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इससे बातें क्या सामने आती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि अतः इसके सभी प्रायोगिक मान एवं सैद्धांतिक मान में समानता होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश इसके मान में असमानता होती है तो उसी असमानता को हम कहते हैं अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। अनुशंख गुणधर्म कणों के संख्या के समानुपाती होता है। विलयन में उपस्थित विलय का जितना अधिक कण होगा अनुशंख गुणधर्म का मान भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात अनुशंख गुणधर्म समानुपाती विलय के कणों की संख्या। यानी अगर विलय के कणों की संख्या बदल गया तो अनुशंख गुणधर्म का मान भी बदल जाएगा। अब विलय के कणों की संख्या दो तरीका से बदल सकता है। या तो विलय के कणों की संख्या घट सकता है या विलय के कणों की संख्या बढ़ सकता है। अगर विलय की कणों की संख्या घटा तो अनुशंख गुणधर्म का मान भी घटेगा। अगर विलय की कणों की संख्या बढ़ गया तो अनुशंख गुणधर्म का मान भी बढ़ जाएगा। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान का दो मुख्य कारण निम्नलिखित है। यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर विलय के अणुओं का संयोजन, विलय का अणु जुट जाए, जब अणु जुट जाएगा तो कणों की संख्या घट जाएगी। दूसरा विलय के अणु का वियोजन, जब अणु टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा तो अणु की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलय के अणु का संयोजन, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का जब एसोसिएशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा। सामान्यतः कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके अणु विलयन में परस्पर संयोजित होकर एक बृहत अणु का निर्माण करता है, जिससे विलयन में कणों की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि पहले विलयन में 2 या 3 या 4 या 5 या अनगिनत पार्टिकल्स थे। अब वो सभी पार्टिकल्स जुटकर एक पार्टिकल्स का निर्माण कर लिया तो पहले 5 अब 1, कणों की संख्या क्या हो गया, सामान्य से कम हो गया। यह प्रक्रिया विलय के अणु का संयोजन कहलाता है। ऐसे स्थिति को हम विलय के अणु का संयोजन कहते हैं। ऐसा होने से विलयन के अनुशंख गुणधर्म में कमी होती है। क्यों कमी होती है? जैसे कि देखिए, आपने ऊपर में ही पर रखा है कि अनुशंख गुणधर्म समानुपाती होता है विलय के कणों की संख्या। अब जैसे हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा, 1 कण, 2 कण, 3 कण, ये तीनों कण मिलकर एक कण का निर्माण कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कण बन गया। अब ये तीनों मिलाकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर x था तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुशंख गुणधर्म कणों की संख्या के समानुपाती है। अब कणों की संख्या घट गया तो अनुशंख गुणधर्म भी घटेगा। कितना घटेगा? तो 3 के लिए x, तो 1 के लिए x/3। ये इसका फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी विलय के अणु का संयोजन होगा तो अनुशंख गुणधर्म बढ़ेगा। अब देखो, इसका अनुभार, इसका अनुभार, इसका अनुभार, अगर इसका अनुभार 1 ग्राम है, इसका अनुभार 1 ग्राम है और इसका अनुभार 1 ग्राम है, 3 पार्टिकल्स जिसका अनुभार 1-1 ग्राम था वो तीनों जुट गया तो बड़ा वाला का अनुभार कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब देखो, जब पार्टिकल्स का वेट कम था तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अधिक था। अब पार्टिकल्स का वेट अधिक हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट गया। उसी पॉइंट्स को हम यहाँ लिख सकते हैं कि अनुशंख गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? आणविक द्रव्यमान के मोलर द्रव्यमान के। अब दूसरा पार्टिकल्स जो आपके पास
था वो था विलय के अणु का वियोजन। तो हम लोग वियोजन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वियोजन क्या होता है। तो चलिए, वियोजन पार्टिकल्स भी हमारे सामने आ गया। विलय के अणु का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सामान्यतः कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, सामान्यतः कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके बृहद अणु विलयन में विघटित होकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करता है, जिससे विलयन में कणों की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है। जाहिर सी बात है, बड़ा अणु जब टूटेगा, छोटे छोटे अणु में कणों की संख्या अधिक होगी, तो कणों की संख्या अधिक होगी। पहले कम कण था, अब टूट गया तो अधिक कण हो गया। यह प्रक्रिया विलय के अणु का वियोजन कहलाता है, डिसोसिएशन कहलाता है। ऐसा होने से विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म में वृद्धि होती है। क्यों? तो एक एग्जाम्पल्स यहाँ भी देखिए, जैसे कि ये एक बड़ा सा पार्टिकल्स है, जब इसका हमने डिसोसिएशन कह रहा है तो ये टूट गया, माना कि इन 4 छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। तो पहले अगर इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज x था, तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गुना हो गया, तो अब कितना होगा? 4x होगा। तो ध्यान रखना है कि संयोजन के वजह से अनुसंख्य गुणधर्म का मान घटता है और वियोजन के वजह से अनुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर का सिंबल क्या है? तो वांट ऑफ फैक्टर का सिंबल आई है, आई से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब वांट ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित विलय के सामान्य तथा प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान के अनुपात को हम वांट ऑफ गुणांक या गुणक कहते हैं। ये वांट ऑफ का सिंबल क्या है? तो वांट ऑफ का सिंबल आई हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू अगर हम चलें तो वांट ऑफ गुणांक बराबर यानी आई बराबर सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अब आपने ऊपर देखा कि अनुसंख्य गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम लिख सकते थे सामान्य आणविक द्रव्यमान को 1 बटा सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म और प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान को 1 बटा प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हो जाएगा वांट ऑफ गुणक बराबर प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म बटा सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। तो वांट ऑफ फैक्टर आपको फाइनली कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। वांट ऑफ फैक्टर के जरिए ही आगे के कंडीशंस को हम लोग सीख पाएंगे। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट हो पाता है। अब शुरू में आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विलय के अणु के संयोजन या वियोजन के कारण बदल जाता है, तो कितना मात्रा में बदलता है ये हमें डिस्कस करना है। यानी किसी विलयन में उपस्थित विलय का कितना मात्रा टूट जाएगा और कितना मात्रा जुट जाएगा, इसे डिस्कस करना है। तो पहले हम टूटने के कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहेंगे विघटन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चाहे टूटने की मात्रा हो या जुटने की मात्रा हो, दोनों का सिंबल क्या होगा? तो दोनों का सिंबल होगा अल्फा। ये ध्यान रखना है कि सिंबल में कोई चेंज नहीं करना है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? पहले हम लोग इस टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि विलयन में उपस्थित कुल अणु का वह भाग जो विघटित हो जाता है। विलयन में उपस्थित विलय के कुल अणु का वह भाग जो क्या होता है? विघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसे विघटन की मात्रा कहते हैं। इसे हम अल्फा से सूचित करते हैं। ये अल्फा विघटन की मात्रा का सिंबल हो गया। जैसे कि मानिए कि आपके विलयन में अगर 100 अणु है, उसमें से 40 अणु अगर टूट गया तो विघटन की मात्रा यानी अल्फा बराबर कितना हुआ? 40 हो गया। अगर 60 टूट जाता तो विघटन की मात्रा 60 हो जाता। लेकिन जब 100 नहीं हो, अलग अलग कंडीशंस में हो, तो फिर अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग तरीका से कैलकुलेट करने के लिए भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। माना कि वैद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन में n आयन है, जिसके विघटन की मात्रा अल्फा है। तो शुरू में हमने विघटन की मात्रा को अल्फा मान रखा। जैसे देखिए आपके पास कंडीशंस क्या है? तो आपके पास कंडीशंस है एन नाम का एक बृहद अणु है, जो जब डिसोसिएटेड होता है, टूटता है, तो n मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। जब n मॉलिक्यूल्स में टूटता है तो कितना मात्रा टूटा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो शुरू में इसका मात्रा 1 था, 1 मोल था। इससे विघटित होने वाले अणु की मात्रा, विघटन की मात्रा अल्फा है। तो ये अल्फा मात्रा में
अल्फा मात्रा जब इससे निकला तो बना कितना, एन अल्फा बन गया। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर, अगर वांट ऑफ नियम के अनुसार हम चले तो सबका एडिशनल फॉर्म ऑलवेज बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस डाटा को सॉल्व करके हम अल्फ़ा का मान कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलवेज इसी प्रकार से कैलकुलेट करना है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब देखो इस एक को इधर कर लेते हैं तो आई माइनस 1 बराबर अल्फ़ा, अल्फ़ा आप कॉमन ले सकते हो। जब अल्फ़ा यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1 प्लस एन। सो आप इसे ये भी लिख सकते हैं आई माइनस 1 बराबर अल्फ़ा इंटू एन माइनस 1। ये हमने सीधा करके लिख दिया। सो फाइनली देखो, अतः आप क्या लिखने वाले हो, तो आपके पास कंडीशंस आ जाएगा कि अतः अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1, या इसी चीज़ को ऊपर से भी -1 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी, तो -1 माइनस आई बटा 1 माइनस एन, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। सो ये बातें आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल्स के लिए हम एक कंपाउंड ले लेते हैं और कंपाउंड पर वर्क करके देखते हैं कि कैसे करके कैलकुलेट होने वाला है। जैसे हमारे पास कंपाउंड्स है, जैसे कि माना कि हमने कंपाउंड्स ले लिया Al2O3, तो Al2O3 ये क्या टूटेगा, तो ये टूटकर बनाएगा Al3 प्लस प्लस O2 माइनस, ये 2 मॉलिक्यूल्स, ये 3 मॉलिक्यूल्स। माना कि इसका 1 मोल है, तो इसके विघटन की मात्रा हमें कैलकुलेट करना है। यदि ये 100% तक विघटित हो जाता है, या अल्फ़ा का मात्रा हमें कैलकुलेट करना है कि अल्फ़ा का मात्रा कितना आना, तो 1 माइनस अल्फ़ा, ये कितना होगा, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 अल्फ़ा, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स है तो 3 अल्फ़ा। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर, अब वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग टू यदि हम वर्क करके देखें तो फिर सबका एडिशनल फॉर्म बराबर हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर के। तो आई बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। सो आप देखो क्या पाओगे, आई माइनस 1 बराबर, ये 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा में से चला गया तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, तो सॉरी ये 1 तो इधर आ गया, ये 1 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। आई माइनस 1 बराबर अल्फ़ा कॉमन आ गया और 1 अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा और अल्फ़ा 4 अल्फ़ा सीधा हो गया, कॉमन की बात यहाँ रहेगी नहीं। तो अल्फ़ा बराबर देखो क्या होगा, आई माइनस 1 बटा 4। सो ये आपको ध्यान में रखना। अब अगर इस क्वेश्चंस के लिए हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दिया रहता, तो वांट ऑफ फैक्टर का अगर वैल्यू रहता तो विघटन की मात्रा भी कैलकुलेट हो जाती। ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चंस में अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं। जैसे मानो एक एग्जांपल्स और हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा NaCl, और जब ये विघटित हुआ तो क्या बनाया, Na प्लस प्लस Cl माइनस 1, टोटल 1 मोल था शुरू में, तो ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर के बराबर होगा सभी वैल्यू का एडिशनल फॉर्म, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गया। सो आई माइनस 1 बराबर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का मान हो गया। अब अगर इस क्वेश्चंस के लिए भी वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आपके पास गिवन रहेगा तो निश्चित रूप से अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। इस पे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ IIT और नीट में भी पूछा जाता है। अगला टॉपिक एसोसिएशन के मात्रा के ऊपर है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और एक्स्ट्रा आया है कि इस दोनों के लिए क्या करना है। इस दोनों क्वेश्चंस के लिए वांट ऑफ फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये 100% तक अपघटित हो रहा हो, यानी इसके लिए अल्फा का मान अगर 100 हो, तो वांट ऑफ फैक्टर देखिए 2, 1, 2 और 3, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 5 हो जाएगा। जबकि इस क्वेश्चन के लिए देखिए 1 और 1, तो इस क्वेश्चन के लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 2 हो जाएगा। जो जितने मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा वो उसका वांट ऑफ फैक्टर कहलाएगा। अब आइए संयोजन के मात्रा के ऊपर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के ऊपर कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। विलयन में उपस्थित कुल अणु का वह भाग
जो संयोजित हो जाता उसे संयोजन की मात्रा कहते हैं। इसको भी हम अल्फा से सूचित करते हैं। माना कि किसी वैद्युत अपघट्य के n मोल में 1 मोल में n आयन है, जिसके विघटन की मात्रा क्या है, जिसके विघटन की मात्रा हमने अल्फा मान लिया। अब जैसे कि देखो n मॉलिक्यूल्स A जुटा तो ये बना लिया AN बना लिया। शुरू में ये 1 था या n था या जो भी था, शुरू में आपने क्वेश्चन मान वैल्यू में मान के रखा 1 तो 1 माइनस अल्फा, लेकिन जब ये जुट गया तो अल्फा बटा n हो गया। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग टू, जिसे विघटन में सब बराबर होता था, संयोजन में भी सभी वैल्यू आपस में एडिशनल फॉर्म के बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n। अब देखो I माइनस 1 बराबर अल्फा अगर कॉमन लेते हैं तो -1 प्लस 1 बटा n, यानी I माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू 1 बटा n माइनस 1। अब फाइनली अल्फा का वैल्यू क्या आना है, तो अतः अल्फा बराबर I माइनस 1 बटा n माइनस 1। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस I बटा 1 माइनस 1 बटा n, ये संयोजन की मात्रा हो जाएगी। अब जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, उस एग्जांपल्स क्वेश्चन में देखिए, जैसे 2 गो A मिलकर A2 बनाया तो इसके लिए वांट ऑफ का मान होगा 1 बटा 2। 3 A मिलकर A3 बनाया, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान होगा 1 बटा 3। और तीसरा एग्जांपल्स भी हमने लिखा, 4 A मिलकर A4 बनाया तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान होगा 1 बटा 4। ये टोटली वांट ऑफ फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आई होप सीख गए होंगे। तो ध्यान रखना है कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। अब वांट ऑफ फैक्टर का मान कब होगा, कब कैसे होगा, यदि विलयन में विलय अपरिवर्तित हो तो वांट ऑफ फैक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 होगा। यदि विलय का विलयन में संयोजन होता हो, यानी विलय का कण जुटता हो, तो वांट ऑफ फैक्टर का मान घट जाएगा। देखो घट गया, 1 से घट गया। और यदि विलयन में विलय का वियोजन होता हो तो वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 से अधिक होगा। तो वियोजन के कारण मान वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 से अधिक, संयोजन के कारण वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 से कम, और अगर कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो वांट ऑफ फैक्टर में भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अब यही बातें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर भी लागू होता है। चूँकि अभी तक हम ये पढ़े थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कणों के संख्या के ऊपर निर्भर करता था, और जो मेरा मूल फार्मूला था, चाहे क्वथनांक उन्नयन का हो या हिमांक अवनमन का हो या प्रसरणी दाब का हो, क्वथनांक उन्नयन का जैसे फार्मूला था डेल टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी, हिमांक अवनमन का फार्मूला था डेल टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलालिटी, और प्रसरणी दाब का फार्मूला था पाई बराबर सीआरटी। लेकिन इस फार्मूला में अगर कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या बदल जाए तब तो ये फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये फार्मूला कब काम करेगा, ये फार्मूला तब काम करेगा जब वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना हो, एक, केवल और केवल इसी कंडीशंस के लिए ये सही है, अन्यथा अन्य कंडीशंस के लिए ये फार्मूला गलत है। तो सही कब होगा, सब में हमें वांट ऑफ फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, जो कि देखो हमने यहाँ पे कर दिया है, आई से सब में गुना कर दिया है। आई से गुना करने के बाद ये इसमें शुद्धिकरण हो गया, एक तरीका से कहिए शुद्धिकरण की बातें सामने आई।